हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे दैट यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन। जी जी मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, आपकी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। ठीक। अच्छा, अगर अगर सारी चीजें जो हैं वो क्लियर है, इट इट मींस दैट वी कैन स्टार्ट नाउ। देखिए, हाँ, लास्ट टाइम हमने बीना कॉज अल्फा पढ़ लिया था, फिर मैंने जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है वो रिव्यू करा दिया था। आज हम बीना कॉज अल्फा की एप्लीकेशन देखेंगे, तो इसका मतलब है कि हम बेसिकली चैप्टर 14 से चैप्टर 15 पे जा रहे हैं। शायद थ्योरी में भी आपने ऐसी पढ़ा हो तो मुश्किल नहीं होती कोई। देखिए, बीना कॉज अल्फा की जो एप्लीकेशन आपने पढ़ी वो एक इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा, और वो इंस्ट्रूमेंट था आपके पास गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम करंट को मेजर करना नहीं, बल्कि करंट को जो है वो सिर्फ क्या करना है, डिटेक्ट करना है। गैल्वानोमीटर करंट को मेजर कर सकता है अगर वो करंट जो है वो मिली एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में हो, क्योंकि गैल्वानोमीटर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक। गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? अगर आप गैल्वानोमीटर के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करें, तो गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग वही है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, और वो था क्या? बीना कॉस अल्फा। When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it rotates. कैसे बनाया गया गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर में हम इस्तेमाल करते हैं एक यू शेप मैग्नेट। इसको अगर मैं थोड़ा सा 3D टच दे दूं, कुछ इस तरह का। आप एक हॉर्स शू मैग्नेट इस्तेमाल करते थे, जिसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इस पोल्स को आप हमेशा कॉनकेव बनाते थे। कॉनकेव बनाने का मतलब ये है कि जो पोल्स होंगे ये आपको जो है वो कुछ ऐसे नजर आएंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, अगर मेरे पास पोल्स ऐसे हो जैसे कन्वेंशनल होते हैं, ये रेक्टेंगुलर, तो आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से कहा जाएंगी, साउथ की तरफ। तो वो लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कुछ इस तरह ट्रेवल करेंगी। इस ट्रेवल करने में एक नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा कि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ पर कॉल बना दूंगा, बल्कि थोड़ी देर बाद, क्यों, आपने टॉपिक पढ़ा, मैं रिव्यू करा रहा हूँ तो मैं यूज कर ही लेता हूँ। पहले तो मैं जरा इस, आप क्या करते थे, आप लिखते थे एक कॉपर वायर। आपने एक कॉपर वायर लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्यों इंसुलेटेड कॉपर वायर? जब आप कॉपर वायर को वोन करेंगे तो वो वायर एक दूसरे को टच करेंगे, अगर वो इंसुलेटेड नहीं होंगे तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो आप क्या करते थे, आप जो है वो एक फ्रेम लेते थे, इस फ्रेम के ऊपर एक वायर को वोन किया जाता था, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती थी। फिर आप क्या करते थे, आप इस कॉइल को, गैल्वानोमीटर के पोल्स के दरमियान जो है वो सस्पेंड करते थे। आप इसको जो है वो गैल्वानोमीटर के पोल के दरमियान जो है वो सस्पेंड करते थे। अच्छा, जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये कॉइल जो है वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी अगर आप टॉप पर से देख रहे हैं, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी अल्फा जो है वो कितना होगा? 0 होगा। जब ये कॉइल रोटेट करेगा, तो कॉइल की हर रोटेशन पर आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। कॉइल की हर रोटेशन पर अल्फा की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। यानी इस फील्ड का नुकसान ये है कि जब कॉइल रोटेट करता है तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही होती है। अगर आपने पोल्स को कॉनकेव कर दिया, पोल्स को कॉनकेव करने का मतलब है कि सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी होगी। मैं इन पोल्स को कॉनकेव कर देता हूं।
अगर मैं इन पोल्स को कॉन्केव करूं, ये ऐसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा। अब आपको याद है ना, कॉन्केव सरफेस में क्या होता है, कन्वर्जेंस। वो लाइन ऑफ फोर्स जो इधर है वो कुछ इस तरह जाएगी, ये वाली लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह जाएगी, ये लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रही है। बनाने को बहुत सारे बना सकता हूँ, सिर्फ 3 इसलिए बना रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखें, जब कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल की रोटेशन से फर्क क्या पड़ेगा, जब कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो आप देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब ये रोटेट करेगा तब भी कोई ना कोई लाइन ऑफ फोर्स है जो प्लेन ऑफ द कॉइल की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, जो प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल रहेगी, यानी यहाँ पर अल्फा जो है वो हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे अल्फा हमेशा 0 रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि जो टॉर्क होगा वो सिर्फ क्या बन जाएगा, बीना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मुस्तकिल क्या रहेगी, 0। और इसको बीना बनाने का फायदा ये होगा कि आप एक लीनियर स्केल बना लेंगे। लीनियर स्केल का मतलब होगा यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन, ठीक है, आप एक लीनियर स्केल बना लेंगे। अब जरा कंस्ट्रक्शन पे वापस आ जाए। आपने यू शेप मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक पोल्स को कॉन्केव बनाया, क्यों बनाया मैंने रीजन बता दिया, लीनियर स्केल बनाने के लिए, क्योंकि अल्फा हमेशा 0 रहेगा। आप इस कॉइल को क्या करते थे, इसको सस्पेंड करते थे एक स्ट्रिप से जो फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप कहलाती थी। ये जो स्ट्रिप थी ये आपके पास कौन सी होती थी, फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप, एक एलॉय है। इसके साथ यहाँ पर जो है वो एक पॉइंटर मौजूद है, इधर आपके पास एक स्केल मौजूद होगा जिसके ऊपर ये पॉइंटर जो है वो रोटेट करेगा, ठीक। इसी तरह वो नीचे भी कॉइल मौजूद है। जो आपके पास कॉइल है, जो ब्राउन कॉइल आपने बनाया था, इसमें एक इनलेट होगा करंट का और एक आउटलेट होगा, सही। अब जरा इसकी वर्किंग को समझें। जब आपने इन 2 टर्मिनल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो अब गैल्वानोमीटर के अंदर करंट आएगा, कॉइल रोटेट करेगा। कॉइल के अंदर 2 रोटेशन है, या तो वो क्लॉकवाइज जाएगा या वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। शायद आपको प्रैक्टिकल का याद आ जाए कि गैल्वानोमीटर का जो 0 होता है वो सेंटर में होता है, तो निडल जो है वो राइट पर भी जा सकती है और निडल जो है वो रेड पर भी जा सकती है, क्योंकि दोनों स्केल्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। एम मीटर वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं होता था, तो आप खासतौर पर ख्याल रखते थे कि किसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और किसको नेगेटिव से, क्योंकि गैल्वानोमीटर का 0 स्केल के सेंटर पे होता है, लिहाजा क्योंकि उसे 0 सेंटर गैल्वानोमीटर कहा जाता है। इस बात से में फर्क नहीं पड़ता कि निडल लेफ्ट पे जाए या निडल राइट पे जाए। अगर मेरी बात मुश्किल हो गई तो मैं दोबारा थोड़ा सा आसान करने के लिए बता दूं कि शायद आपको याद है वोल्ट मीटर का स्केल ऐसा होता था, 0 इधर होता था और लेफ्ट पर स्केल लेट से सिर्फ 1.5 तक जाता था, राइट का स्केल लेट से 3 तक जाता था। तो लेफ्ट पे स्केल आपके पास कम है, राइट पे स्केल आपके पास ज्यादा है, तो जरूरी है कि निडल राइट पे डिफ्लेक्ट करे। लेकिन गैल्वानोमीटर का 0 सेंटर पे है, निडल लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट करे निडल राइट पे डिफ्लेक्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब करंट पास होने से निडल डिफ्लेक्ट होगी तो एक टॉर्क जनरेट होगा, जिस टॉर्क को हम किससे कैलकुलेट करेंगे, बीना से। क्यों बीना से, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 है। इस टॉर्क को नाम दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अच्छा, अब क्या होगा, कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो इसके साथ जो पॉइंटर कनेक्टेड है ये भी घूमेगा, ये पॉइंटर घूम के आगे जाएगा। अब अगर मैं करंट को रोक दूं तो निडल को आगे ही रहना चाहिए, लेकिन हमने प्रैक्टिकल में देखा कि निडल वापस आती है। क्यों, क्योंकि आपने जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लगाई हुई है, जब आप कॉइल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस स्ट्रिप के अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है। इसे रिस्टोरिंग टॉर्क क्यों कह रहे हैं, देखिए जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो बॉडी की इनिशियल को रिस्टोर करती है। रिस्टोरिंग टॉर्क उस टॉर्क को कहते हैं जो बॉडी के इनिशियल को रिस्टोर करेगा। कि करंट पास होने से पॉइंटर आगे गया, आपने करंट रोक दिया, पॉइंटर रुका रहेगा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस 0 पे लेके आएगा। शायद आपको याद है बचपन में आपने शायद ऐसे टॉयज देखे हो जिनके अंदर वो वाइंडिंग कीज होती थी, जब आप खिलौनों में वो चाबी भरते थे तो आप उस की को, उस चाबी को क्लॉकवाइज घुमाते थे। जब आप उस टॉय को छोड़ते थे तो वो टॉय जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, या वो जो की थी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती थी। क्यों, जब आप की को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो एक इलास्टिक मटेरियल है,
उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वही काम यहाँ होगा, जब कॉइल क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्ट्रिप के अंदर एक टॉर्क जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको नाम दिया जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क, और वो बराबर होता है सी थीटा के, where theta is actually the amount of deflection, where theta is actually amount of deflection। मैंने ये बीना का कलर चेंज कर दिया कि आप रिलेट कर सकें। बीना जो है वो ब्राउन से है क्योंकि वो कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप में, तो वो मैंने ब्लू से लिख दिया ताकि आपको याद रहे कौन सा टॉर्क कहां पर जनरेट होगा। अब आपको नजर आ रहा है बी कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जैसे जैसे निडल में डिफ्लेक्शन बढ़ रही है, जैसे जैसे निडल के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ने का मतलब है आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा कि डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग बराबर हो जाएंगे, जिसको आप नाम देते थे इक्विलिब्रियम, जिस कंडीशन को आप नाम देते थे किसका, इक्विलिब्रियम का। डिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है बीना, रिस्टोरिंग का मतलब है सी थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा है ये बराबर होगा किसके, बीना ओवर सी के। अब इस इक्वेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करना है, बी एन ए ओवर सी टाइम्स आई। ये जो थीटा ओवर आई है ना, इसको गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी कहते हैं। ये जो थीटा ओवर आई है, सेंसिटिविटी का मतलब है, थीटा का मतलब है डिफ्लेक्शन, तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। यानी एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर वो होगा जो कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, जो कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे। अगर आप गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, यानी कम से कम करंट पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन आए, कम करंट हो, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, ऐसा सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब ये वाला पूरा फैक्टर ज्यादा आए। और ये ज्यादा कैसे आएगा, आप बी को बढ़ाइए, आप एन को बढ़ाइए, आप ए को बढ़ाइए, लेकिन आप सी को क्या करें, कम। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन पे वापस आए तो यहां से सी का मतलब आपको नजर आ रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। सी के ज्यादा होने का मतलब है कि रिस्टोरिंग टॉर्क जल्दी बढ़ेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क जल्दी बढ़ने का मतलब है वो डिफ्लेक्टिंग के जल्दी बराबर हो जाएगा, यानी कम डिफ्लेक्शन पे निडल रुक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो तो सी को कम से कम होना चाहिए। यही वजह है कि फास्फोरस बोन स्ट्रिप इस्तेमाल की, क्योंकि इसके लिए सी की वैल्यू जो है वो कम होती है, क्योंकि इसके लिए सी की वैल्यू जो है वो कम होती है। हमें गैल्वानोमीटर में जो है वो ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि आप जो है वो फास्फोरस बोन स्ट्रिप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सी कम है। आप कॉनकेव पोल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अल्फा 0 बने, एक लीनियर स्केल बने। आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर कॉइल के अंदर यूज करते हैं, क्यों, ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना सकें। ठीक है, गैल्वानोमीटर के हवाले से जितनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए मैंने जल्दी से समराइज कर दी। जी अली मोहम्मद नासिर। सर ये सी क्या है? सी का मतलब है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। में लिख भी देता हूं, सी से पहले मैं लिख दूं, उसके बाद मैं दोबारा समझा देता हूं। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और इसका क्या मतलब है, अगर आप देखें तो गैल्वानोमीटर में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी तो डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे। आप चाहते हैं गैल्वानोमीटर कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, तो आप क्या चाहेंगे, रिस्टोरिंग और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जल्दी बराबर हो जाए या देर से बराबर हो। जी अली मोहम्मद नासिर, अगर आप चाहते हैं कि निडल में डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो तो आप क्या चाहेंगे, निडल जल्दी रुक जाए या देर से रुके। हाँ, फिर हम चाहेंगे देर से रुके निकल। तो देर से रुकने का क्या मतलब है, डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग फौरन बराबर बन जाए या देर से बराबर बने। देर से बराबर बनेगा। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो कांस्टेंट है क्योंकि बीना तो कांस्टेंट है,
सिर्फ रिस्टोरिंग टॉर्क का जो चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूं थीटा ज्यादा से ज्यादा हो तो सी को कम से कम होना चाहिए। तभी मैंने कहा है कि सी हमें कम रखना होता है, तभी हमने फास्फोरस बोन्स स्ट्रिप इस्तेमाल की। बात समझ में आ रही है? सही। ये सर हम सी कहीं और देखेंगे इसमें किसी और नहीं चैप्टर में देखेंगे? नहीं? ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सी बस पहली और आखिरी दफा अब यहाँ इस्तेमाल करना है। चलो सही सर, थैंक यू। ठीक, तो सी का मतलब है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, के कॉइल के अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है पर यूनिट डिफ्लेक्शन के हवाले से। रिस्टोरिंग टॉर्क जितना ज्यादा जनरेट होगा, डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी। रिस्टोरिंग टॉर्क जितना कम जनरेट होगा, डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। ठीक। अच्छा, गैल्वानोमीटर के लिए मैंने बता दिया कि गैल्वानोमीटर का काम करंट को मेजर करना नहीं, गैल्वानोमीटर का काम जो है वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है। गैल्वानोमीटर का काम करंट को जो है वो मेजर करना नहीं, गैल्वानोमीटर का काम जो है वो सिर्फ करंट को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। अगर आज आप करंट को मेजर करना चाहते हैं तो गैल्वानोमीटर ये काम नहीं कर पाएगा। हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं किसका, एमीटर का। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट को मेजर करते हैं। कैसे बनाया, देखें, गैल्वानोमीटर का सर्किट सिंबल ये होता है, टर्मिनल, गैल्वानोमीटर, एंड दिस इज द सेकंड टर्मिनल। ये गैल्वानोमीटर का सर्किट सिंबल है। तो अब गैल्वानोमीटर से एमीटर कैसे बनता है? आपने गैल्वानोमीटर लिया, गैल्वानोमीटर की प्रॉब्लम क्या है, गैल्वानोमीटर में जो सस्पेंशन स्ट्रिप है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने गैल्वानोमीटर से ज्यादा करंट पास कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि वो सस्पेंशन स्ट्रिप अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाए। अगर वो इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गई तो वो पॉइंटर जो आगे गया था वो कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर आज मैं लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को गैल्वानोमीटर से गुजार दूं तो गैल्वानोमीटर का कॉइल जल जाएगा। इस कॉइल के जलने का मतलब ये होता है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गया। तो हम क्या करते हैं, फर्ज करें आई वो करंट है जो मैं मेजर करना चाहता हूं, यानी आई से मेरी मुराद है क्या, करंट आई वांट टू मेजर। लेकिन गैल्वानोमीटर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर से गुजरने दे सकता है जिसको हम नाम देते हैं आईजी। आईजी का मतलब है मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर। आईजी मैक्सिमम करना है, यानी अब अभी चाहते हैं कि जो करंट आई है वो आईजी में तब्दील हो जाए। अब अगर आपने करंट को डिवाइड करना है तो आपके जहन में आना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपके जहन में आना चाहिए क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, हम यहां पर गैल्वानोमीटर के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, कुछ ऐसी। फायदा क्या होगा, वो करंट आई जो इस नोड पर पहुंचेगा, नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स आकर मिले, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा जिसको मैं आरएस कहता हूं। आरएस का मतलब होता है क्या, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो जो करंट इसमें से जाएगा वो क्या कहलाएगा, आईएस। आप में से हर बच्चा एग्री करेगा कि सर जो टोटल करंट आई है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, आईजी प्लस आईएस में। ठीक, अगर मैं इस आईजी और आईएस पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, या हाँ, हमें बात मालूम है, एक मिनट, कि जो टोटल करंट आई आप मेजर करना चाहते थे वो बहुत ज्यादा था। हम पूरा करंट गैल्वानोमीटर से नहीं गुजार सकते थे, लिहाजा हमने क्या किया, हमने करंट को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो दो हिस्से कौन से, एक आईजी और एक आईएस। अब गैल्वानोमीटर का वोल्टेज वीजी, शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज वीएस। आप एग्री करेंगे कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होना चाहिए, वीजी शुड बी इक्वल टू वीएस, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, वीजी का मतलब है आईजी आरजी,
VS का मतलब है IS RS। आप एग्री करेंगे कि सर IS का मतलब होता है I माइनस IG। मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, IG RG इक्वल IS की वैल्यू क्या है, I माइनस IG। आप देख सकते हैं यहां पर ये वैल्यू लिखी हुई है, इंटू RS। तो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, IG RG ओवर I माइनस IG। अच्छा, अब जरा डायग्राम पे वापस आए और मुझे जल्दी से एक बात बता दें। ये जो टोटल करंट आई था, आप चाहते थे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, कुछ गैल्वानोमीटर से जाए, कुछ शंट से जाए। आपकी क्या ख्वाहिश है, कौन सा करंट ज्यादा होना चाहिए, IG या IS? जी, अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो इस सवाल का जवाब देना चाहे कि आपके हिसाब से कौन से करंट को जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जी अली मोहम्मद नासिर। सर एक IG कांस्टेंट है जो हमें वैसे यूजुअली पता होता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से मैक्सिमम जो IG है करंट वो गुजर जाए, IG से कम ना जाए, तो शायद IG हमें ज़्यादा रखना पड़े। अच्छा देखिए, अगर IG आप ज्यादा रख देंगे तो फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने का मकसद ही खत्म हो गया ना। हम तो IG की वैल्यू जो है वो मिली एम्पेयर्स में होती है। देखिए मैंने लिखा था कि गैल्वानोमीटर जो है वो मिली एम्पेयर करंट को जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा खाली। अगर मैं 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर मेजर करना चाहूं तो IG तो मिली एम्पेयर में होना चाहिए। यानी मैं ये चाहूंगा ज्यादा करंट शंट से गुजरे। अब बात वाज़ेह हो रही है कुछ? हाँ सर, ये सेंस बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम जिससे करंट डिवाइड कर रहे हैं तो IG से कम ही करंट जाए फिर गैल्वानोमीटर से। हाँ, तो फिर हम यही तो चाह रहे हैं कि IG कम हो और IS ज्यादा हो, सर मैं फिर बाद में सॉल्व क्योंकि पूछूंगा। जो चलने ठीक ठीक है। आप बाद में जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो टोटल करंट आई है ना, उस टोटल करंट आई का सिर्फ एक मिली एम्पेयर का पोर्शन सिर्फ गैल्वानोमीटर से जा सकता है। अगर आपने फर्स्ट के लिए टोटल करंट 3 एम्पेयर तो और आपने 1 एम्पेयर गैल्वानोमीटर से गुजार दिया, कॉइल तो जल जाएगा। मैं ये चाहूंगा कि 3 एम्पेयर में से सिर्फ 1 मिली एम्पेयर गैल्वानोमीटर से जाए, बाकी सब शंट से जाए। यानी मैं गैल्वानोमीटर से बहुत कम करंट गुजारना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस को कैसा होना चाहिए, लो, तभी तो इसका करंट ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, शंट रेजिस्टेंस जितनी लो होगी, रेंज ऑफ एमीटर उतनी ज्यादा होगी। रेंज ऑफ एमीटर से मुराद है ये जो आई है ना, ये रेंज ऑफ एमीटर है कि एमीटर कितना ज्यादा करंट जो है वो मेजर कर सकता है। जितना शंट लो कर देंगे, रेंज ऑफ एमीटर उतना ज्यादा होगी। आप शंट को बढ़ाते जाएंगे, रेंज ऑफ एमीटर जो है वो कम हो जाएगी। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट मेजर करते हैं। याद रखिएगा, अब एमीटर के कैरेक्टरिस्टिक में समराइज कर देता हूं। नंबर 1, एमीटर में क्या है, इट कंटेन्स a low resistance RS connected in parallel to coil of galvanometer। अब ये पॉइंट लिखने की नौबत इसलिए आई क्योंकि एम मीटर करंट मेजर करता है, तो आप एम मीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका करंट चाहिए तो मैं एम मीटर इसके साथ सीरीज में लगाऊंगा। तो याद करना बड़ा आसान है, गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगती है, लेकिन एमीटर इटसेल्फ सर्किट में सीरीज में लगता है। ठीक, ये कुछ बातें हैं जो आपको एमीटर के हवाले से जो है वो याद होनी चाहिए। अगर आज आप चाहते हैं कि आप वोल्टेज मेजर करें, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हमने रखा है क्या, वोल्टमीटर। जी सुना। जी सर, आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक में जो सेकंड पॉइंट लिखा है उसको एक दफा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, पहला आपको समझ में आ गया कन्वर्जन वाला कि गैल्वानोमीटर कैसे मीटर बना है।
हमने जी जी पैरेलल में सर। लो रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। लेकिन अगर आज आप जो है वो किसी चीज का करंट मेजर करना चाहते हैं, तो करंट मेजर करने के लिए आपको एमीटर उस डिवाइस के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो ऐसा, जो शायद आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे R1 का करंट चाहिए, तो मुझे एमीटर इसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर मुझे R2 का करंट चाहिए तो एमीटर इसके साथ सीरीज में लगेगा। अगर मुझे R3 का करंट चाहिए तो एमीटर इसके साथ सीरीज में लगेगा। बात समझ में आ रही है? जी जी सही है सर। ठीक है, तो हम एमीटर को हमेशा जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट डिवाइस हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट डिवाइस आपके लिए कहलाएगी क्या? वोल्ट मीटर। देखिए, वोल्ट मीटर हमने बनाया कैसे? बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो एमीटर का था। अगर एमीटर आप रिकॉल कर पाए तो वोल्ट मीटर बहुत आराम से कर लेंगे। सेम गैल्वानोमीटर, अब प्रॉब्लम क्या है? गैल्वानोमीटर जो मैक्सिमम करंट अपने में से गुजरने देगा वो आईजी है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज इसके लिए हो सकता है वो क्या है? वी जी। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कितनी होती है? आर जी। अब मैं एक बहुत हाई वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं। लेट से जो वोल्टेज मैं मेजर करना चाहता हूं वो वोल्टेज वी है। अच्छा, अब गैल्वानोमीटर तो एक लिमिटेड वोल्टेज को सस्टेन कर पाएगा। इसका मतलब है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि गैल्वानोमीटर के पास वोल्टेज कम आए और बाकी वोल्टेज कहीं और चला जाए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अब आप में से कोई बच्चा मुझे इस जुमले को सुन के जवाब दे, ताकि मुझे लगे कि आप एमीटर वाली साइंस समझ पाए। एमीटर में करंट डिवाइड करना था तो आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया। एमीटर में आप चाहते थे ज्यादा करंट शंट से जाए, कम गैल्वानोमीटर से जाए, तो आपने लो रेजिस्टेंस इस्तेमाल की। अब मैं चाहता हूं कि मैं वोल्टेज को डिवाइड करूं, और मैं चाहता हूं गैल्वानोमीटर के पास कम वोल्टेज आए और जो भी दूसरी रेजिस्टेंस है उसके पास ज्यादा वोल्टेज जाए। तो रेजिस्टेंस को लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए? इसका जवाब अगर आप में से कोई दे दें। जी सुनैरा। सर वोल्ट मीटर को फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना? नहीं नहीं सीरीज में। नहीं, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो रेजिस्टेंस को आप कैसा कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। जो रेजिस्टेंस होगी जी वो जी। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगेगी। चले, ये तो सही हो गया। लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए ताकि कम करंट पास हो। हाई होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। देखिए क्यों हाई होनी चाहिए? हाई के दो एडवांटेज होंगे। एक तो करंट कम हो जाएगा, दूसरा एडवांटेज ये होगा कि सीरीज में वोल्टेज जब डिवाइड होता है तो वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस होता है। अगर आप जो है वो बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आर एक्स। आर एक्स का मतलब है क्या? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कहलाती है। मैं चाहूंगा कि टोटल वोल्टेज का बहुत कम हिस्सा गैल्वानोमीटर को मिले और इस वोल्टेज का ज्यादातर हिस्सा मल्टीप्लायर को मिले। तो याद है ना सीरीज में वो मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल आपको बताया था। तो अगर मल्टीप्लाई की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ज्यादा वोल्टेज मल्टीप्लाई के पास चला जाएगा और हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम चाहते थे गैल्वानोमीटर के पास कम वोल्टेज आए। ठीक। अच्छा, अब आपको शायद फॉर्मूला याद आ जाए कि क्योंकि गैल्वानोमीटर और जो मल्टीप्लायर है ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो करंट की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। दोनों के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। हमें मालूम है कि टोटल वोल्टेज V डिवाइड होगा किसमें? VG में और VX में। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस निकाल लें तो उसका फॉर्मूला आएगा V ओवर IG माइनस RG। डेरिवेशन करने का हमें ऐसा कोई फायदा नहीं है। अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। दोनों करंट बराबर हैं, वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो है वो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। आर एक्स बराबर होगा किसके? V ओवर आई जी माइनस आर जी के। ठीक। मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस को ज्यादा होना चाहिए। तो अब अगर मैं मल्टीप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स यहां लिख दूं, या वोल्ट मीटर के, नंबर 1 कैसे बनाया? हाई रेजिस्टेंस
in series with coil of galvanometer, क्योंकि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे और वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहता है। इसका मतलब है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी सर्किट पे वापस आ जाएं, जो मैंने ऊपर बनाया था मैं यहां दोबारा बना देता हूं, 1, 2 और 3। आज अगर मुझे वोल्टेज चाहिए R1 का तो मुझे वोल्ट मीटर इसके साथ पैरेलल में लगाना है। अगर R2 का चाहिए तो मुझे वोल्टेज R2 के साथ पैरेलल में लगाना है। अगर इसका वोल्टेज चाहिए तो इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे। एम मीटर हमेशा सर्किट एलिमेंट के साथ सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर सर्किट एलिमेंट के साथ हमेशा जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। आपको जो है वो ये फर्क याद होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से मैट्रिक क्लास में पहली दफा आपने वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर पढ़ा था, तो वहां पर मैंने भी जब मैट्रिक में पढ़ा था तभी ये जुमला याद कर लिया था कि एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो गैल्वानोमीटर को एम मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे, उल्टा होता है हमेशा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाई। अब वो कब लो होगी कब हाई होगी वो मैंने आपको समझाने की जो है वो कोशिश कर ली। एक इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा एम मीटर, एक आपने पढ़ा वोल्ट मीटर। एक इंस्ट्रूमेंट का किताब में नाम मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है क्या? एवोमीटर। नाम से जाहिर है, एम्पियर, वोल्टेज, ओम। यानी एवोमीटर एक ऐसा एम मीटर है, एक ऐसी डिवाइस है जो करंट भी मेजर कर सकती है, जो वोल्टेज भी मेजर कर सकती है और जो रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकती है। बेसिकली उसके अंदर एक नॉब होती है, आप उस नॉब को जो है वो अगर ए पे सेट कर देंगे तो वो एम मीटर बन जाएगा, वी पे सेट कर देंगे वोल्ट मीटर बन जाएगा, ओ पे सेट कर देंगे तो ये ओम मीटर बन जाएगा। ये वो 3 सर्किट एलिमेंट हैं जो बेसिकली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? गैल्वानोमीटर पे। हाँ, 2 इंस्ट्रूमेंट बेसिकली, एम मीटर, वोल्ट मीटर। और गैल्वानोमीटर किस पे डिपेंड करता था? बीना कॉज अल्फा पे, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर से लिंक टॉपिक था। अच्छा, ये सारी बातें चैप्टर 15 की हैं। चैप्टर 15 में आपने कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइसेस और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और पढ़े शायद। अच्छा, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इन टॉपिक का प्रॉब्लम ये है कि अब जो टॉपिक आएंगे वो प्योर प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। और वो प्रैक्टिकल के टॉपिक कौन से हैं? पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पीओ बॉक्स। पहले तो ये बताएं आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल कॉलेज में किया हुआ है? क्योंकि सेंटर में तो मेरे ख्याल से शायद प्रैक्टिकल की नौबत नहीं आई बिकॉज ऑफ दैट कोविड-19। तो अगर कॉलेज में प्रैक्टिकल अटेंड किए हैं तो शायद किसी के जहन में नाम हो। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, तो मैं अंदाजा लगा लूंगा मुझे कितना पढ़ाना है। जी, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर या पीओ बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स के नाम से वाकिफ है? सबसे नहीं कम से कम किसी एक आज से वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैं कुछ सवाल नहीं करूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। चलो, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो इन नामों से वाकिफ है। तो फिर मैं काम करूंगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा ताकि बात इतनी समझ में आ जाए कि अगर एमसीक्यूज आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन उससे पहले कि क्लास खत्म हो जाए, सैटरडे की क्लास मैंने आपकी ऑलरेडी अनाउंस की हुई है 10 से 12 की। ठीक है, मुझे मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को जो है वो याद होगा। सिर्फ ये बताइए कि फ्राइडे को आपकी कोई क्लास होती है? अगर कोई एक बच्चा जो है वो बता दे। जी, अली मोहम्मद नासिर। एक ही की होती है या होती नहीं है कोई सर क्लास? फ्राइडे ऑफ है, एक की होती है बिल्कुल, अगर लेकिन अब वो शाम के टाइम पे हो रही है। अच्छा, वो शाम 3 के टाइम पे हो रही है। जी। ठीक, जबरदस्त। तो इसका मतलब यह है कि अगर जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो मैं क्लास रख दूं 10 से 11:30, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल सर कि हाँ। सॉरी, 10 से बल्कि 12 हमारी होती है पहली क्लास है। 10 से 11 एक फिजिक्स की लेते हैं सर रोवेज, और 11 से 12 केमिस्ट्री।
अच्छा, ये और आपकी स्केड्यूल इंग्लिश क्लास की है। भी होती है जी, और 12 से इंग्लिश होती है। अच्छा, यानी आपकी क्लासेस होती हैं। हम्म। ठीक है, चले अब क्योंकि फ्राइडे जो है वो आपकी ऑलरेडी जो है वो क्लासेस जो है वो हो रही हैं, और अली मोहम्मद असगर बता दें कि कब से कब तक होती हैं। जी अली। सर 10 से 1 बजे तक। अच्छा, 10 से 1 होती है। ठीक है, फिर मैं फ्राइडे को आपकी क्लास में रखूंगा। आपकी क्लास जो सैटरडे को होनी है वो सैटरडे को ही होगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोबारा बता देता हूँ। अब हमारी और आपकी जो अगली क्लास होगी, वो अगली क्लास जो है वो सैटरडे को होगी। और सैटरडे की टाइमिंग मैंने 10 से 12 की जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है। ठीक है, और मेरा ये ख्याल है कि उस क्लास में जो है वो कोई क्लैश भी नहीं है। अगर आपकी कोई और क्लास होती है तो वो उसके बाद ही होती होगी। तो सैटरडे को 10 से 12 आपकी क्लास होगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप हम बात कर लें थोड़ी सी मीटर ब्रिज के हवाले से, तो एक टॉपिक है जो आप में से मेजॉरिटी ने पढ़ रखा होगा, और वो था व्हीट स्टोन ब्रिज। एक टॉपिक है जो आप में से मेजॉरिटी ने जो है वो पढ़ रखा होगा, और वो टॉपिक आपके पास क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, अगर आप बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंसेज होती हैं। सारी कंस्ट्रक्शन ही पढ़ पाएंगे, वर्किंग आज में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस को एक इस तरह के सर्कुलर या इस तरह के एक स्क्वायर पैटर्न में जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। मैं रेजिस्टेंस बना भी देता हूं ताकि पैटर्न जो है वो आपको समझ में आए। मेरे पास टोटल 4 रेजिस्टेंसेस हैं। मैंने क्या किया, उन 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह कनेक्ट कर दिया एक क्लोज लूप में। R1, R2, R3 और R4। इन 4 रेजिस्टेंसेस को आप एक क्लोज लूप में कनेक्ट करते हैं A, B, C और D में। जिस पॉइंट पर 2 वायर्स आके मिलते हैं वो नोड कहलाती है, जिसको आप जंक्शन भी कह सकते हैं। हमने 2 अपोजिट जंक्शंस पे, यानी मैंने पॉइंट बी को लिया, पॉइंट सी को लिया, इन 2 अपोजिट जंक्शंस पे मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेल को। ये प्लस है और यहाँ पर सेल का जो है वो माइनस है, और ये सिंबल जो है वो की का होता है, क्योंकि जो सेल होता है उनमें ऑन ऑफ स्विच नहीं होता। तो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए की होती है। आप इस की को प्रेस करेंगे तो ये की जो है वो इस वायर से कांटेक्ट में आ जाएगी। अभी आप देखें, मैंने किसी चीज को येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, मुझे उम्मीद आप देख पा रहे हैं। जब आप इस रेड वायर को टैप करेंगे तो क्या होगा, रेड वायर को टैप करने से वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक, हमें जो है वो ये की का मकसद समझ में आना चाहिए। सर्किट में की जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। जो बाकी 2 अपोजिट जंक्शंस हैं, इन 2 अपोजिट जंक्शंस के दरमियान मैंने एक की कनेक्ट की, और इस की के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड पॉइंट डी से कनेक्टेड है। इस की को मैं नाम देता हूं की 2, और इस की को मैं नाम देता हूं की 1 का। एक हमारे पास की 1 है और एक हमारे पास जो है वो की 2 है। अच्छा, अब जरा समझें कि करंट फ्लो कैसे करता है। अगर मेरे पास की 1 और की 2 दोनों ओपन है, ओपन होने का मतलब है सर्किट काम ही नहीं करेगा। ठीक है, की 1 और की 2 अगर दोनों ओपन हुई तो इसका मतलब होगा नो फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं की 1 को क्लोज कर दूं, क्लोज करने का मतलब है सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन की 2 को ओपन रहने दूं, तो अब जरा इन दोनों का मतलब समझिए। करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
जैसे ही करंट यहां पहुंचेगा, ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जाएगा R1 में, ठीक है, जिसको मैं नाम देता हूं I1। कुछ करंट जाएगा R3 में, जिसको मैं नाम देता हूं I3 का। अब करंट पहुंचेगा पॉइंट बी पर और यहां से पहुंचेगा पॉइंट डी पर। T2 ओपन है, गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। वो सारा करंट जो बी पे आया वो R2 से गुजरेगा और वो I2 कहलाएगा। वो सारा करंट जो डी पे आया वो R4 से गुजरेगा और I4 कहलाएगा। यानी इस पूरे का मतलब ये हुआ कि I1 I2 के बराबर हो जाएगा और I3 I4 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। आप में से कितने बच्चे जो है वो इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैंने बताई? अपने हैंड रेज करने ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको बात समझ में आ रही है। जबरदस्त। मेरे ख्याल से मेजोरिटी को जो है वो बात समझ में आ गया। कि किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, मैं इस जुमले को मुश्किल कर देता हूं। गैल्वानोमीटर से कोई करंट पास नहीं होने का मतलब यह है कि बी और डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। करंट हमेशा, अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। कन्वेंशनल करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अगर गैल्वानोमीटर में करंट नहीं है तो इसके अंदर बी और डी का पोटेंशियल सेम है। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मैं K1 और K2 दोनों को क्लोज कर देता हूं। आप देखिए क्लोज करने से क्या फर्क पड़ेगा। एक बात तय हो जाएगी, जो I1 है वो I2 के बराबर नहीं होगा और जो I3 है वो I4 के बराबर नहीं होगा। क्यों? इस बात को समझें। मैं थोड़ा छोटा इसे कर दूं कि आपको डायग्राम पूरी नजर आए। आपने समझना क्या है, क्या बताएगी? अक्सर चला रही है बिजनेस। अक्सर ने बताया कोई आके ले गया है, मैं नहीं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। क्योंकि मैंने अभी किसी को म्यूट किया तो शायद मैं भी म्यूट हो गया। तो ये बताएं कि फिलहाल इसे यहां तक रखते हैं, मैं यहां से फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई कि अगर K1 क्लोज और K2 ओपन है तो I1 I2 के बराबर है, I3 I4 के बराबर है। यहां तक आपने सुना था, यहां तक बात आपको समझ में आ गई थी। अगली क्लास में ये वाली जो वर्किंग में समझा रहा था, आप ये समझिए वर्किंग मैंने आपको बताई नहीं। क्योंकि जब मैं अपनी अगली क्लास स्टार्ट करूंगा तो वो अगली क्लास जो है वो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो स्टोन ब्रिज को यहीं तक रखिए। सैटरडे के लिए मैंने अनाउंसमेंट कर दी है कि सैटरडे को जो क्लास होगी वो 10 से 12 होगी। टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, क्योंकि हमें टॉपिक जो है वो खत्म करना होगा। ठीक, अली कुछ कहना चाह रहे हैं?
सर मैंने वैसे पहले आज बताया था, लेकिन अब टाइम नहीं है, तो ये चीज़ वापस आप बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में कि I1 और कौन सी? I2 बराबर क्यों होगा? ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, K2 ओपन है ना, इसका मतलब है बी और डी के दरमियान तो करंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हम्म। तो अब जो I1 होगा वही I2 बन जाएगा, ओह क्योंकि सीरीज। अब देखें, बात समझ में आई आपको? जो करंट I1 है वो पूरा का पूरा I2 बन गया, और इसी तरह जो I3 है वो पूरा का पूरा I4 बन गया। बात समझ में आ रही है आप? ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है वो I1 को I2 और I3 को I4 लिखा है। सही, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में। ठीक, और लेकिन बस आप ध्यान में रखिएगा कि सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं फ्राइडे को क्लास लेके आपका ये मैक्सिमम वाला पोर्शन जो है वो जरूर कंप्लीट कर दूं। देख लूंगा अगर थर्सडे की कोई पॉसिबिलिटी ऐसी बन गई कि जिस टाइम पे आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूं, तो मैं शायद हो सकता है थर्सडे को एक क्लास स्केड्यूल कर दूं। ठीक, लेकिन वो मैं जो भी करूंगा वो आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ठीक, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में।